प्रिया, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रेगनेंसी। थैंक यू। अच्छा, क्या लगता है तुझे, लड़का होगा या लड़की? पता नहीं यार। अच्छा, वैसे तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रही है ना? कैल्शियम सप्लीमेंट्स? हेलो, आप आयरन टैबलेट्स ले रहे हो ना? आयरन टैबलेट? मेरी दीदी को भी यही बोला था डॉक्टर ने। तो फॉलिक एसिड्स ले रही है ना? फॉलिक एसिड? प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ में ना फॉलिक एसिड्स लेना है, बेबी के ग्रोथ के लिए ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी, आप अपनी स्पेशल डाइट फॉलो कर रही है ना? स्पेशल डाइट? जी हाँ भाभी जी, मेरी वाइफ को तो स्पेशल डाइट के लिए बोला था डॉक्टर ने। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं आप आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं या आप फॉलिक एसिड भी ले रहे हैं, आपने ब्लड टेस्ट करवाए, इतने सारे सवाल आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। कौन सा सप्लीमेंट लें, कब लें, कौन से टेस्ट कराएं। तो आज इस एपिसोड में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असर होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आयरन सप्लीमेंट कब लेना चाहिए और किस मात्रा में लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट्स एंड सीरम आयरन स्टडी। साथ ही साथ थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग भी ज़रूर करवाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क क्यों बढ़ जाता है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ताकि ग्रोइंग बेबी की नरिशमेंट डिमांड्स को पूरा किया जा सके। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ब्लड वॉल्यूम 45% इंक्रीज हो जाता है ताकि आयरन का ट्रांसपोर्ट हो सके और प्रॉपर मात्रा में बेबी का हीमोग्लोबिन बन सके। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है तभी ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली हो सकता है। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग ये भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से डाइटरी इंटेक कम हो जाता है। लेडीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीने में यूजुअली ठीक से खाना भी नहीं खा पाती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के पहले से ही अनीमिया है, यानी कि खून की कमी है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो प्रेगनेंसी के बाद इन चेंजेस की वजह से अनीमिया और भी वर्सन हो सकता है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल और भी कम हो सकते हैं। या फिर 2 प्रेगनेंसी के बीच में बहुत ही कम गैप है और बॉडी को बिल्डअप होने का, रिकवर होने का वक्त भी नहीं मिला, तो भी अनीमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, इनमें भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर मदर को अनीमिया है, खून की कमी है, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पर भी बुरा असर होता है और अनीमिया की वजह से डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है और अनीमिक मदर के बच्चों का वेट भी नॉर्मल से, एवरेज से कम हो सकता है और ऐसे बच्चों में न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। मेमोरी एंड मोटर स्किल्स ये भी अफेक्ट होते हैं और एक्सट्रीम केसेस में इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी कि बच्चा पेट में भी ख़त्म हो सकता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यानी कि मिसकैरेज, इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। अनीमिया की वजह से बच्चे में तो दिक्कत आती ही है, साथ ही साथ मदर में भी कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को अनीमिया होता है उनको थकान ज़्यादा रहती है, चक्कर आना, सांस फूलना, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से घबराहट और पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। स्किन का कलर एंड लिप्स का कलर और नेल्स का कलर भी चेंज हो जाता है, कलर पेल हो जाता है और अनीमिक लेडीज़ के हाथ पैर भी ठंडे पड़ते हैं। जब शरीर में खून की कमी होती है तो बॉडी का इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में तो अनीमिया से दिक्कत होती ही होता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान भी अनीमिक प्रेग्नेंट लेडीज़ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं, जैसे कि डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होना, जिसको कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, उसका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। एंड डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसका रिस्क भी बढ़ जाता है और कुछ लेडीज़ में ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि लैक्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता। आयरन सप्लीमेंट्स को लेने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? आयरन सप्लीमेंट्स को आइडियली हाफ एन आवर बिफोर मील या फिर 2 आवर्स आफ्टर मील लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप आधा घंटा पहले या 2 घंटा खाना खाने के बाद आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है।
लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अपसेट होने का रिस्क भी बढ़ जाता है और कई बार पेशेंट इन रीजंस की वजह से आयरन सप्लीमेंट्स लेना छोड़ देते हैं, कंप्लायंस कम हो जाता है। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स को जस्ट आफ्टर मील्स या फिर इन बिटवीन मील्स भी लिया जा सकता है ताकि कंप्लायंस ठीक रहे और प्रेग्नेंट लेडी आयरन सप्लीमेंट्स लेना ना छोड़े। आयरन सप्लीमेंट्स को किस डोज में लेना चाहिए? एवरेज डोज इज 100 मिलीग्राम एवरी डे। आयरन यूजुअली फेरस एस्कॉर्बिट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके अलावा फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट, ये भी डिफरेंट आयरन सॉल्ट्स हैं एंड ऑल आर इक्वली इफेक्टिव। आयरन सप्लीमेंट के साथ किन टैबलेट्स को अवॉइड करना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स, इनको डिफरेंट टाइम्स पर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ एंटासिड्स, इनको भी आयरन सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना चाहिए बिकॉज इनकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता। साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनको भी आयरन सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना चाहिए। और जो पेशेंट्स थायराइड के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या फिर फिट्स के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उनको भी आयरन सप्लीमेंट के साथ ना लें। उनको आप प्लीज़ डिफरेंट टाइम पर ही लें ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो सके। आयरन सप्लीमेंट की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को नोज़िया हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। इसका क्या कारण होता है? जब आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका गैस्ट्रिक मिकोजा यानी कि फूड पाइप की इनर लाइनिंग पर असर होता है और गैस्ट्रिक मिकोजा यानी कि फूड पाइप का इनर लाइनिंग पर लाइनिंग डैमेज हो सकती है, अल्सर बन सकते हैं, इरोजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है। साथ ही साथ नोज़िया, ब्लोटिंग, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। इनको अवॉइड करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स को जस्ट आफ्टर मील्स और विद मील्स लिया जा सकता है। इसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगी लेकिन साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? आयरन हमें एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, दोनों सोर्सेज से ही मिलता है। एनिमल सोर्स जैसे कि एग, फिश, लीन रेड मीट्स एंड प्लांट सोर्स जैसे कि नट्स, सीड्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मेलन्स, ऑरेंज, इसमें आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। आयरन सप्लीमेंट्स को ऑरेंज जूस या फिर नींबू पानी के साथ लीजिए क्योंकि ऑरेंज जूस और नींबू पानी में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है और जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। जब आप आयरन सप्लीमेंट्स लें तो आपको कुछ फूड अवॉइड करने चाहिए जैसे कि टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड साथ ही साथ फूड, हाई फाइबर फूड एंड होल ग्रेन, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन फूड की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। इन केस ऑफ सिवियर अनीमिया, जब हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत ही कम होते हैं, बॉडी में आयरन स्टोर्स बहुत ही कम होते हैं, तो ओरल आयरन सप्लीमेंट से बॉडी की आयरन डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर आयरन, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में आयरन दिया जाता है और कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एडवाइस कर सकते हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उससे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट्स एंड आयरन प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं और अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन स्टोर्स कम है, तो अपनी डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर डाइट लें और आयरन सप्लीमेंट्स लें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर एकता, आपने मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर, आयरन प्रोफाइल एंड प्रेगनेंसी स्कैन एक स्वस्थ बच्चे के लिए ज़रूर कराएं। थैंक यू।